गुड मॉर्निंग सभी को। मैं ऋषि आप सबका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। ओमिक्रॉन का समय चल रहा है, थोड़ा सा बच के रहिए, मास्क वगैरह का प्रयोग करते रहिए, है ना। सरकारी गाइडलाइन जारी होती रहती हैं, वैक्सीनेशन भी करवा लीजिए, कुछ ना कुछ काम करेगा ही। ठीक है, तो चलते हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत ही आराम से पढ़ाएंगे, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है मैथ पढ़ने से पहले, क्योंकि हर जगह इस भाषा का प्रयोग होता है। कहीं भी क्वेश्चन पूछ देता है, औसत पढ़ रहे हैं आप, एवरेज का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कह दिया कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। अब समस्या ये आ गई कि 50 का औसत तो हम बता ले जाएंगे, लेकिन वो 50 प्राकृतिक संख्याएं हैं कौन सी, ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो वही सारी चीजें जानने के लिए हमको ये बेसिक जरूर पढ़ना बहुत जरूरी होता है नंबर सिस्टम का, कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर क्या है ना, पूर्णांक क्या है, ऋण पूर्णांक क्या है, धन पूर्णांक क्या है, सम संख्याएं क्या है, अभाज्य क्या है, भाज्य क्या है ना। तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। इसलिए हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम ही पढ़ेंगे सबसे पहले, और एकदम स्टार्टिंग से, है ना। थोड़ी थ्योरी भी बताएंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे आपको। अभी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं होगा, पहले हम ये चीज पकड़ लेते हैं कि जो नंबर्स होते हैं, सम विषम भाज्य अभाज्य प्राकृतिक पूर्णांक, ये सब क्या हैं, कौन कौन से अंक इनके अंतर्गत आते हैं, है ना। पहले इसको जानते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी? प्राकृतिक संख्याएं। जैसा कि इनका नाम भी है, ये प्रकृति प्रदत्त हैं हमें, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं ये वो संख्याएं हैं जिनके द्वारा हम वस्तुओं की गणना करते हैं, है ना। लिख देते हैं आपको, जिन संख्याओं द्वारा, सॉरी कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा अलग दिखेगा आपको। जिन संख्याओं द्वारा वस्तुओं की गणना की जाती है ना, वस्तुओं की गणना की जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं द्वारा वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, है ना। इसको यन से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर, है ना। ये जो यन है इसी से डिनोट करते हैं इसको, यन से। अब नेचुरल नंबर के अंतर्गत आते कौन कौन से नंबर्स हैं? ठीक, तो नेचुरल नंबर में कौन आता है? यही जो हम वस्तुएं गणना करने के लिए प्रयोग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक, जहां तक आप लिख सकते हैं लिख दीजिए, है ना। इसका मतलब है कि जब भी हमसे सवाल करते समय एग्जामिनर क्वेश्चन में कहीं भी प्राकृतिक संख्या शब्द का प्रयोग करेगा तो हमारे दिमाग में तुरंत ये चीज आ जानी चाहिए कि प्राकृतिक संख्या का नाम मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, जहां तक आप लिख सकते हैं, है ना। ये सारी संख्याएं कैसी होंगी? प्राकृतिक संख्या। अब देखिए होता क्या है, यहां पे आपको यह जानना जरूरी हो जाता है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनमें एक एक का गैप होता है। देखिए ये एक एक के अंतर पे चलती हैं लगातार, है ना। अगर लगातार लिखी गई हैं तो, वैसे तो अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, 2 12 14 18 20 35 ऐसे अलग अलग लिख दें, है ना। लेकिन अगर हम क्रमिक कह दें कि क्रम से आने वाली, है ना, अगर प्राकृतिक संख्याएं क्रम से आ रही हैं तो फिर उनके बीच में जैसे हम ऐसे लिखें कि 5 है, 7 है, 9 है, 15 है, 50 है, तो ये हैं तो प्राकृतिक संख्याएं, लेकिन इनमें क्रम नहीं है, है ना। क्रम से लिख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे क्रम से चल रही हैं। 20 से भी ले सकते हैं, 21 22 23 24 25 हम कहीं से उठा लें, 100 101 102 103 104 कहीं से भी उठाएं, लेकिन क्रमिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो प्राकृतिक संख्याएं जिनके पहले एग्जामिनर ने एक शब्द जोड़ दिया है कि क्रमिक, 10 क्रमिक प्राकृतिक संख्याएं, 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याएं, है ना। ऐसे कह देता है क्वेश्चन में कि 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे कह दिया 27 है, तो बताओ संख्याएं कितनी है ना। उसने कह दिया कि 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 27 है, तो बताओ संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो यहां पर जो क्रमिक शब्द लिखा हुआ है, ये 3 क्रमिक,
इससे हमें पता चलता है कि वो संख्याएं लगातार आई होंगी। जैसे अगर 5 होगा तो अगली 6 होगी, तो उसके आगे वाली 7 होगी। ऐसे ये संख्याएं क्रमिक चल रही होंगी। क्रमिक का मतलब यही हुआ। तो जब भी हमें प्राकृतिक संख्याओं की जरूरत होगी, जब भी हमें प्राकृतिक संख्याओं की जरूरत होगी, इस क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे, और हमसे कहा जाएगा कि वो संख्याएं क्रमिक हैं, तो फिर हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि उनके बीच में कितने का अंतर होगा, एक एक का डिफरेंस आएगा। मतलब अगर हमने ये कहा आपसे कि 3 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 27 था, जो अभी हमने क्वेश्चन लिखा था, तो बताइए संख्याएं क्या हैं। तो अगर हम मान लें कि पहली संख्या, 3 संख्याएं थी, अगर हम ये मान लें कि पहली संख्या x थी, तो हम कह सकते हैं कि जस्ट आगे वाली संख्या या तो एक ज्यादा होगी या एक कम होगी। कुछ भी करिए आप, x प्लस करिए x माइनस करिए, इससे मान में कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो उसके आगे वाली इससे एक ज्यादा होगी, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। और हमसे कह रहा था कि तीनों संख्याओं का योगफल कितना है, 27। जोड़ेंगे तो x जुड़ेगा, हो जाएगा 3x, और 2 और 1 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 24। 3 से इसको काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 8। और हमने पहली संख्या x मानी थी, इसका मतलब पहली संख्या का मान कितना हो गया, 8। दूसरी हमने x प्लस 1 मानी थी, तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9, और तीसरी हमने x प्लस 2 मानी थी, तो 8 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10। देखो इन तीनों संख्याओं को जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, 27। तो हमारे ये बताने का मतलब कि इनमें एक एक का, क्रमिक संख्याओं में एक एक का अंतर होता है, वो सिर्फ इसलिए हम बताना चाह रहे थे क्योंकि अगर आपको कभी संख्याएं माननी पड़ जाएं, तो फिर एक संख्या को अगर ये यक्ष मान रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते थे कि अगर पहली संख्या यक्ष तो अगली x माइनस 1, तो अगली x माइनस 2, एक कम करते हुए जाइए या एक बढ़ाते हुए जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सीरीज में, बस उनके बीच में एक का डिफरेंस होना चाहिए। हम इन संख्याओं को ऐसे भी मान सकते हैं, हम इन संख्याओं को ऐसे भी मान सकते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2, इससे मान में कोई अंतर आने वाला नहीं है। ठीक, तो हमें एक चीज पता चल गई कि प्राकृतिक संख्या शब्द जब भी सवाल में प्रयोग होगा तो उसका मतलब होगा कि संख्याएं एक से शुरू होकर कहीं तक भी जा सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और जब भी क्रमिक संख्याओं की बात करेंगे प्राकृतिक संख्या में, तो फिर उनके बीच में सदैव कितने का डिफरेंस आएगा, एक का अंतर आएगा। ठीक, नोट कर लेंगे इस चीज को, सारा कुछ लिख के रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दूसरे नंबर पे आता है, पहले पे हमने देखा क्या, प्राकृतिक संख्याएं, अब आते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक, होल नंबर्स। किनको कहा जाता है, तो यदि हम, ठीक, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर दें, तो जो समूह बनता है वो किनका होता है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक, लिख लीजिएगा, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए, शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए, तो जो समूह बनता है, जो समूह बनता है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए, तो जो समूह बनता है उन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। होल नंबर्स W से दिखाते हैं, तो W के अंतर्गत कौन आ जाएगा, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ऐसे ही चलता जाएगा कहीं तक भी जाए। ठीक, तो हमने यही कहा कि ये तो सारी प्राकृतिक संख्याएं आपकी, हमने कौन एक्स्ट्रा रखा है कि यहाँ पर सिर्फ हमने किसको एक्स्ट्रा कर दिया, एक 0 को, ये 0 एक एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर। जैसे ही हमने शून्य को सम्मिलित किया प्राकृतिक संख्याओं में, इनका नाम क्या पड़ गया, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। ठीक, समझ गए इस चीज को।
तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो वो संख्याएं क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। तो जब भी कहीं कोई संख्या दे करके कहेगा कि ये संख्या पूर्ण संख्याएं हैं या पूर्णांक है, तो अलग अलग बात हो जाएगी। पूर्ण संख्या अलग होती है, पूर्णांक अलग होते हैं। अभी आगे चर्चा करेंगे पूर्णांक की, ध्यान दीजिएगा। जब हमसे सवाल में कहा जाएगा कि ये संख्या पूर्ण संख्या है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि इनकी शुरुआत कहां से होने वाली। जैसे औसत में क्वेश्चन पूछ दे कि प्रथम 5 पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पूर्णांक संख्या का औसत बताइए। अब आपको पता है कि औसत का मतलब होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो अगर आपको यह नहीं पता है कि प्रथम 5 पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होंगी तो आप सवाल नहीं बता पाएंगे, है ना। प्रथम 5 पूर्णांक संख्याएं यही निकल के आएंगी, है ना। और जैसे ही आपने इसको गायब किया वैसे ये सवाल गलत हो जाएगा, है ना। तो प्रथम 5 लिखेंगे तो फिर हम कहां तक जाएंगे? 4 तक, क्योंकि प्रथम 5 पहला हो गया 0, पहली संख्या ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये। प्रथम 5 कहा उसने। ध्यान दीजिएगा, बार बार इस चीज का कंफ्यूजन होता है, हम 0 को छोड़कर 5 तक चले जाते हैं, है ना। ऐसी गलती नहीं करिएगा। जब बात करें पूर्ण संख्याओं की तो फिर प्राकृतिक संख्याओं में केवल 0 बढ़ा दीजिए, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारी संख्याएं कैसी होती? पूर्ण संख्याएं। और देखिए पीछे जो हमने अभी पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, इनको धन पूर्णांक भी कहा जाता है ना। अगर हम धन पूर्णांक की बात करें तो यही प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी थी ये क्या होती हैं? धन पूर्णांक भी होती हैं, है ना। धन पूर्णांक मतलब जो धनात्मक संख्या है। अगर इसी -1, -2, -3, -4 लिख दें तो ये सब क्या बन जाते हैं? ऋण पूर्णांक बन जाते हैं, है ना। चले आगे। तो ये हो गए हमारी पूर्ण संख्याएं, ठीक है। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो जो समूह बनता है उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक। आगे चले। अब आते हैं तीसरा, पूर्णांक। पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक। पूर्णांक किन्हें कहा जाता है? तो जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ी, चाहे वो धन पूर्णांक हो, चाहे वो ऋण पूर्णांक हो, और चाहे वो शून्य हो, जब सबको एक साथ मिला दिया जाता है तो हमारा नाम क्या हो जाता है उन संख्याओं का? पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर्स। तो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य सहित संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है? लिख लेते हैं। धन पूर्णांक मतलब प्राकृतिक संख्याएं, ऋण पूर्णांक और शून्य सहित संख्याओं के समूह को, शून्य सहित संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं, है ना। तो जब कहीं सवाल में बात आती है किस चीज की? पूर्णांक की, तो हमारे दिमाग में तुरंत ये चीज आ जानी चाहिए कि जब शब्द में पूर्णांक लिखा गया है इसका मतलब वो संख्या धनात्मक भी हो सकती है, वो संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है और वो संख्या शून्य भी हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक का मतलब होता है -∞ से लेकर के -2, -1, ठीक, फिर 0, फिर 1, 2, 3 ऐसे डॉट डॉट प्लस ∞ तक। मतलब इसके बीच में कोई भी संख्या हो सकती है। वो संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और धनात्मक मतलब प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है। तो धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, इन सब को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है, ठीक। याद रख लेंगे। तो जब प्राकृतिक संख्या की बात आएगी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, पूर्ण संख्या की बात आएगी तो शून्य को भी शामिल कर देंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और जब पूर्णांक की बात आएगी तो ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और शून्य सबको संयुक्त रूप से मिलाकर क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। ये चीजें हमको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे इसी में क्वेश्चन पूछ देता है, आपसे कह देगा कि -100 से +100 के बीच कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं? कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं, ये आपसे पूछ देगा।
कि अगर -100 और +100 के बीच में देखा जाए तो कितनी पूर्णांक संख्याएं आएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, दो तरीके से सवाल आता है। एक आपसे पूछेगा कि -100 से +100 के बीच में कितनी है, और एक बार कहेगा -100 से +100 तक कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं। दोनों की भाषा में अंतर है। यहां कह रहा है -100 और +100 के बीच में। जैसे हम कहें कि 1 और 3 के बीच में कौन आता है, तो आप तुरंत कह देंगे कि कौन आता है, 2। केवल एक संख्या है। 1 और 3 के बीच में केवल एक संख्या है, 2। और हम कहें 1 से लेकर 3 तक कितनी संख्याएं आती हैं, तो 1, 2, 3 कितनी संख्याएं आती हैं, 3। इन दोनों की भाषा में यही फर्क है। ये कह रहा है कि -100 और +100 के बीच में कितने पूर्णांक हैं। इसका मतलब हुआ कि उसको ना तो -100 से मतलब है और ना ही +100 से मतलब है। इनके बीच में कितने पूर्णांक आएंगे उससे मतलब है उनको। तो इनके बीच में कौन आएगा, -99 से लेकर के -1 तक की संख्याएं होंगी, फिर यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ +1, +2, ऐसे कहां तक, 99 तक संख्या होगी, है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर हमको 1 से लेकर 99 तक, माइनस में हो चाहे प्लस में, उससे क्या मतलब, 1 से लेकर 99 तक, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने पूर्णांक हैं, 99। और वही कंडीशन यहां पे, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने पूर्णांक हैं, 99। और एक पूर्णांक ये 0 बीच में लिखा हुआ है, तो एक पूर्णांक ये हुआ, तो टोटल कितने पूर्णांक होंगे, 199। ठीक। तो अगर कहा जाए कि -100 से +100 के बीच में कितने पूर्णांक है, तो फिर -100 को भी छोड़ना होगा और +100 को भी छोड़ना होगा। और 1 से लेकर 99 तक 99 पूर्णांक ये हैं, 1 से लेकर 99 तक 99 पूर्णांक ये हैं, और एक पूर्णांक 0। तो टोटल मिलाकर कितनी पूर्णांक संख्या है, 199। और अगर इस भाषा के पास आए कि -100 से +100 तक, इसका मतलब -100 भी शामिल है, -99 भी शामिल है ना। और ऐसे करते करते फिर 0, -1, 0, फिर 1, फिर डॉट डॉट 100, ये सारे शामिल है ना। भाषा के हिसाब से काम होगा। -100 से +100 तक, मतलब -100 को भी गिनना है और +100 को भी गिनना है ना। और अगर बीच कहता है, इसका मतलब इन दोनों को छोड़ के इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो यहां पर 100 संख्याएं हैं, यहां पर 1 से लेकर 100 तक 100 संख्याएं हैं, और बीच में एक संख्या 0 है। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 201 पूर्णांक हो गए। तो यदि आपसे ये कहा जाए 201, ठीक, कि बीच में, तो इसका मतलब है कि इन दोनों संख्याओं को छोड़कर इनके बीच के पूर्णांक चाहिए। और अगर कहा जाए कि यहां से यहां तक, इसका मतलब ये दोनों पूर्णांक भी उसके साथ क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। ठीक, कर लेंगे इतना। तो हमने देख लिया, प्राकृतिक संख्याएं देख ली हमने, है ना, पूर्ण संख्याएं देख ली हमने, और पूर्णांक देख लिया। ठीक, पूर्णांक के अंतर्गत धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, और शून्य भी शामिल होता है। ठीक, समझ गए। अब चलते हैं आगे, अगला देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं, इवन नंबर्स। ठीक, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, ये तो सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, तो जिन संख्याओं में, ठीक, जो संख्याएं ऐसी होती हैं जो 2 से पूर्णतया कट जाती हैं। देखो, कई तरीके से इस बात को हम कह सकते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया भाज्य होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया भाज्य होती हैं, भाज्य का मतलब कट जाती हैं, पूर्णतया भाज्य होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो जो संख्याएं 2 से पूर्णतया कट जाती हैं, उन संख्याओं को क्या कहा जाता है, सम संख्याएं कहा जाता है। ठीक, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी लिख दी जाए ऐसे, यदि उसका अंतिम अंक, ठीक, यदि उसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई अंक है, अगर किसी संख्या का लास्ट मतलब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या है, तो कंफर्म है कि वो संख्या किससे कट जाती है, 2 से कट जाती है ना।
तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया भाज्य होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8 ऐसे डॉट डॉट बहुत दूर तक जाएंगे आप अनंत तक, चाहे जितने दिन लिखते रहिए, है ना। या 2 से भाज्यता का एक नियम है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो या 2 से कट जाए, है ना, अंतिम अंक 0 हो या फिर 2 से कटने वाली कोई संख्या हो, ऐसी संख्या कितनी भी बड़ी हो वो संख्या 2 से पूर्णतया कट जाती है। ठीक, तो भाज्यता के नियम हम भाज्यता में देखेंगे, अभी हमने आपको केवल इतना बता दिया है। तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया कट जाती हैं, उन संख्याओं को क्या कहा जाता है? सम संख्याएं कहते हैं। ठीक, आसान सा काम था। अगला चलते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। ठीक, तो विषम संख्याएं किनको कहा जाता है? जो संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती हैं वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। तो लिख लेंगे जल्दी से, जो संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती हैं, भाज्य नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, है ना। विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो हम भाग दे के देखेंगे, जो संख्या 2 से नहीं कटेगी ऐसी सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी, है ना। तो कौन आता है विषम संख्या में? 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाएंगी, इनकी कोई लिमिट नहीं है ना। तो जो संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती हैं वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्या। अब देखिए एक चीज यहाँ पे महत्वपूर्ण थी थोड़ी सी, उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि सम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो संख्याएं 2 से कट जाती है, लेकिन एक चीज हमें याद रखनी है कि सम संख्या में सदैव कितने का गैप होता है? 2 का डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। सम संख्याएं यदि क्रमिक रूप से लिखी गई हैं, क्रमिक सम संख्याएं हैं, ठीक, तो उनके बीच में सदैव कितने का डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है। या तो 2 बड़ी होगी या 2 छोटी होगी। जैसे हम कहते हैं एक संख्या है 8, अगर हम इसके आगे 10 लिखें तो इससे बड़ी क्रमिक संख्या है, अगर हम इसके पहले 6 लिख दें तो इससे छोटी क्रमिक संख्या है ना। तो जो संख्याएं सम होंगी उनके बीच में सदैव कितने का डिफरेंस आता है? 2 का डिफरेंस आता है। मतलब हम इसलिए ये चीज बताना चाह रहे हैं क्योंकि अगर आपको कहीं मानना पड़े, है ना, जैसे हम कह दें कि 3 सम संख्याएं, 3 क्रमिक सम संख्या का योग 36 है। 3 क्रमिक सम संख्याओं का योगफल 36 है। तो बताइए तीनों संख्याएं क्या है? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हम 3 क्रमिक संख्याएं, या तो हमारे पास एक विकल्प है कि हम ऑप्शन देख लें, ठीक, या फिर हम माने कि 3 क्रमिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो अगर हमने पहली संख्या x मान ली तो हमें पता है कि सम संख्याओं में कितने का डिफरेंस होता है? अभी बताया हमने कि 2 का डिफरेंस होता है। इसका मतलब इसी संख्या में अगर 2 जोड़ दें तो इससे जस्ट आगे वाली सम संख्या मिल जाएगी, और अगर इस संख्या में 2 जोड़ दें तो इसके आगे वाली संख्या x + 4 मिल जाएगी। कर लेंगे, चाहे ऐसे मानो चाहे ऐसे मानो कि अगर ये x है तो इससे ये 2 कम, इससे ये 2 कम, दोनों का मतलब है कि ये दोनों से उत्तर एक जैसा आना है, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या तो 2 ज्यादा रखिए या 2 कम रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, संख्याएं वही निकल के आएंगी। ठीक, अब इसी चीज को हम सॉल्व कर लेते हैं कि अगर 3 क्रमिक संख्याओं का योगफल 36 था, इसका मतलब इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए? 36 आ जाना चाहिए। तो x हो गया 3x, और 4 2 6 उधर जाकर माइनस होगा 3 से कट जाएगा तो बचेगा कितना? 10। इसका मतलब है कि x मान जो हमने माना था उसका मान कितना आ गया? 10, और x + 2 का मान आ गया 12, और x + 4 का मान कितना आ गया? 14। तो यही 3 क्रमिक संख्याएं थी जिनको हमने माना था। ठीक, अब अगर हम इसको माइनस में माने होते, देखो जैसे हमने यहां माना कि एक संख्या x तो अगली x - 2 तो अगली x - 4, अगर इनको जोड़ करके 36 के बराबर करते तब भी वही उत्तर आता। देखो 3x = 36, और ये 4 और 2 6 माइनस का है, ये उधर जाकर जुड़ जाएगा तो 36 और 6 कितना हो जाएगा? ये 42, और 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 14। इसका मतलब x का मान कितना आ गया?
14। जब हम इस मान को वापस रखेंगे तो यक्स का मान 14, यक्स माइनस 2 का मान 12 और यक्स माइनस 4 का मान 10। देखिए 10, 12 और 14 फिर से वही संख्याएं मिल गई। तो हमने कहा मानते समय कोई अंतर नहीं आएगा, बस आपको 2 का डिफरेंस बना के रखना है, चाहे यक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4 करिए, कुछ भी मानिए। हम करें आप पहली संख्या को x प्लस 50 मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अगली वाली या तो x प्लस 52 मानिएगा या फिर x माइनस 48 मानिएगा। 2 का डिफरेंस बना के रखिए, दुनिया का कोई भी मान लीजिए, आपका उत्तर हर संख्या से निकल के आएगा, है ना। ये वह मत पालेगा कि 2 जोड़ना है कि 3 जोड़ना है कि 4 जोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। तो यहां आप जैसा चाहेंगे वैसा मान सकते हैं। तो याद रखेंगे कि सम संख्या में सदैव कितने का डिफरेंस होता है, 2 का, ठीक। अब वही चीज हम आते हैं विषम संख्या में, कि अगर विषम संख्याएं क्रमिक लिखी गई हैं, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, भाई ऐसे भी तो हो सकती हैं 10, 40, 70, ये भी तो सम संख्याएं हैं, लेकिन क्या ये क्रमिक है, है ना। इसे हम लिख दें 80 लिख दें, है ना, यहाँ 60 लिख दें, तो ये क्या क्रमिक है? ये नहीं है। इसके बीच में 30 का डिफरेंस है, यहाँ 20 का, यहाँ 10 का, यहाँ 10, ये क्रमिक संख्या नहीं है। जब क्रमिक संख्याओं की बात करेंगे तो फिर हमें याद रखना है कि इनके बीच में भी सदैव अंतर कितने का आता है, 2 का ही डिफरेंस आता है। और मानते समय कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे सम संख्या माननी हो चाहे विषम संख्या। अगर हम पहली सम संख्या x मान लेंगे, विषम संख्या तो अगली वाली x प्लस 2 और अगली x प्लस 4 इसी क्रम में रहेंगी, इनके मान में कोई अंतर आने वाला नहीं है, ठीक। या कहिए तो हमें क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। जैसे अगर हम कहें कि तीन क्रमिक विषम संख्याओं का योगफल 33 है, तो बताइए संख्या क्या है। तो हमने कहा अगर आप पहली संख्या को x मानते हैं तो अगली को x प्लस 2 मानिए और अगली को x प्लस 4, 2 बढ़ाते चले जाइए, सम संख्याएं मिलती जाएंगी। अब तीनों का योगफल वो बता रहा है कितना, 33 है। तो 3x, 4 और 2 6, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 27 हो जाएगा। तो x का कितना आ गया, 9। अब x का मान वापस रख देंगे, तो पहली संख्या x थी, इसका मान कितना है, 9। दूसरी संख्या x प्लस 2 थी तो 9 और 2 11, और तीसरी संख्या x प्लस 4 थी तो 9 और 4 13, 3 संख्या मिल गई। देखिए 9, 11, 13 तीनों कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं और तीनों क्रमिक हैं, 9 और 2 11, 11 और 2 13, ठीक। तो मानते समय कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे सम संख्या मानिए चाहे विषम संख्या मानिए, उनको मानना आपको x, x प्लस 2, x प्लस 4 ही है, 2 के अंतर से रखना है, ठीक। कर लेंगे इस चीज को। अब चलते हैं आगे, सम विषम के बाद आते हैं अभाज्य संख्याएं। कौन सा नंबर था इधर, 5 हो गया ना, 6 नंबर। अभाज्य संख्याएं, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक। अभाज्य संख्या से अभी 1-2 दिन पहले ही पेपर हुआ है, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया, देखो ये बताते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक, अभाज्य संख्या से। तो अभाज्य संख्याएं किनको कहा जाता है, बड़ा अच्छा सा टॉपिक है अभाज्य संख्या, और यहां से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक। तो अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं, इनका एक और नाम होता है, इनको ऋण संख्या भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी लिख के आ जाता है, ऋण संख्याएं, है ना, ऋण संख्याएं भी इन्हीं का नाम होता है। तो चाहे ऋण संख्या कहे चाहे अभाज्य संख्या कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है, प्राइम नंबर, ठीक। समझ गए, तीनों चीज, दोनों नाम एक ही है, अभाज्य संख्या कहे चाहे ऋण संख्या। क्योंकि कभी कभी टेट वगैरह के एग्जाम में हम देखते हैं ना, लिख किया जाता है कि प्रथम ऋण संख्या कौन सी है ना, सबसे छोटी ऋण संख्या कौन सी है, तो ऐसे नाम लिख के भी दे देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो ऋण किनको कहा जाता है, अभाज्य संख्याएं, ठीक। जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटती, किसी अन्य संख्या से भाज्य नहीं होती है, ऋण संख्याएं कहलाती है, ठीक।
कौन सी संख्याएं? जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाज्य नहीं होती हैं, ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती? ऋण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे हम देख लें 2, 3, 5, 7, 11, ये सारी संख्याएं कैसी हैं? जो सिर्फ और सिर्फ या तो एक से कट सकती हैं या फिर स्वयं से कट सकती हैं, इसके अलावा इनमें किसी और संख्या से भाग नहीं किया जा सकता है। वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक, जैसे हम कहें कि इसको या तो आप 1 से भाग दे सकते हैं, ठीक, या फिर इसमें 2 से भाग दे सकते हैं। इसको 2 ही संख्याओं से काटा जा सकता है। अगर हम 3 को पूर्णतया भाज्य करना चाहें तो या तो 1 से कटेगा या फिर 3 से। अगर हम 5 को काटना चाहें तो या तो 1 से कटेगा या 5 से। मतलब ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से भाज्य हो, या तो 1 से भाज्य हो, या फिर स्वयं से भाज्य हो। ठीक, 1 से भाज्य हो, स्वयं से भाज्य हो, 1 से भाज्य हो और स्वयं से भाज्य हो, तो ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जो या तो स्वयं से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं। जैसे हम कहें 6, ठीक, देखो 6 1 से भी कट जाएगा, 6 2 से भी कट जाएगा, 6 3 से भी कट जाएगा और 6 6 से भी कट जाएगा, कट जा रहा है। इसका मतलब है 1 से तो कट ही रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, इसके अलावा भी और संख्याएं हैं जो इस 6 को डिवाइड कर दे रही हैं। इसका मतलब 6 अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। अभाज्य संख्याएं वही संख्याएं होंगी जो 1 से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी, इसके अलावा किसी और संख्या से कटने वाली नहीं है। इससे एक चीज हमें और पता चल गई, जिसको हम एकदम स्टार लगा के लिख सकते हैं यहां पर, कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, है ना। ये सवाल पूछा गया है, अभाज्य संख्याओं के 2 ही गुणनखंड होते हैं। अगर पूछा जाए कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है और दूसरी स्वयं वही संख्या जो अभाज्य संख्या है। ठीक, 2 गुणनखंड मिलते हैं, एक स्वयं वो संख्या और दूसरा 1। तो अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड संभव हैं? 2 गुणनखंड संभव है। ठीक, अगर ऐसे ही हम अभाज्य संख्याएं लिख दें और आपसे एक और सवाल पूछें, ये एग्जाम का रिपीटेड सवाल, देखिए एग्जामिनर ने पूछा कि 2-3 अभाज्य संख्याएं दे दी जाए आपको और पूछा जाए कि बताइए इनका HCF कितना होगा। जैसे यही सारी अभाज्य संख्याएं लिखी है, अगर हम पूछे कि इनका HCF कितना होगा, तो यदि आपको अभाज्य संख्याएं HCF निकालते समय दिख रही हैं तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आंख बंद करके सीधे लगा दीजिए कि जब इनके बीच में कॉमन के तौर पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ 1 है, एक ऐसी संख्या है इसमें जो हर संख्या के गुणनखंड में आ रही है। देखिए, एक इसके पास भी है, एक इसके पास भी है, एक इसके पास भी है, बाकी और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। अगर कुछ कॉमन होता तो ये अभाज्य संख्याएं ही ना होती। तो सिर्फ सब में कौन सा गुणनखंड कॉमन है? 1। तो अभाज्य संख्याओं का HCF मान भी क्या होता है, ये स्टेटमेंट में लिख के पूछे गए। कभी कभी देता है ना, एक क्वेश्चन लिख के 3 ऑप्शन लिखता है, चौथे में लिख देता है उपयुक्त सभी, और पूछता है कि बताओ अभाज्य संख्या के बारे में कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। पहले में लिख देगा इनके 2 गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। फिर लिख देगा इनका HCF मान 1 होता है, ठीक है। ऐसे 2 स्टेटमेंट लिख दिया, तीसरा लिख दिया कि इनमें से कोई नहीं, और चौथे में लिख दिया कि A और B दोनों, है ना। तो फिर हमें याद रखना होगा कि अभाज्य संख्याएं इन संख्याओं को कहा जाता है जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से नहीं कटती हैं। अभाज्य संख्याओं के सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो 1 होता है और स्वयं वही संख्या होती है। और अभाज्य संख्याओं का अगर HCF मान निकालने को कहा जाए, मासा निकालने को कहा जाए, तो वो सदैव कितना आता है? 1 आता है। ठीक, ये दोनों चीजें अच्छे से नोट करके रखिएगा, अभाज्य संख्याओं का HCF मान और अभाज्य संख्याओं के केवल कितने गुणनखंड संभव है? 2 गुणनखंड संभव है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं जो आप गिनती पढ़ते हैं, कम से कम 1 से 100 तक की संख्याएं जो पढ़ रहे हैं, उनके बारे में इतना तो जान लीजिए कि वहां कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य होती हैं, कौन कौन सी भाज्य होती हैं, क्या होता है। यहां से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है
अभी 23 तारीख को टेट का पेपर हुआ और उसने पूछ दिया कि बताइए 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, है ना। 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो हम देख लेते हैं एक बार पूरी अभाज्य संख्याएं, इनके बारे में बहुत अच्छे से नोट करेंगे, है ना। हम 10-10 के उसमें लिख दे रहे हैं। पहले 2 पहली अभाज्य संख्या, अभी देखो बोल रहे हैं इसमें हम 2, 3, 5 और 7। पहले 1 से 10 में ये 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। आगे चलेंगे तो मिलेगा 11, 13, 17 और 19। 11 से लेके 20 में ये 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और आगे चलेंगे तो मिलेगा हमको 23 और 29, मतलब 20 से 30 के बीच में 2 होती हैं, ठीक। फिर मिलेगा हमको 31 और 37, मतलब 30 से 40 के बीच में 2 होती हैं। इसके बाद आएंगे 40 से 50 के बीच में, तो मिलेगा 41, 43 और 47। ये 3 संख्या यहाँ पर मिलेंगी, ठीक। 41, 43 और 47, ठीक। तो देखो गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसका मतलब हुआ कि 1 से 50 में आपको कितनी अभाज्य संख्याएं मिल गई? 1 से 50 तक में कितनी? 15 अभाज्य संख्याएं मिल गई आपको। ये सारी चीजें एकदम नोट करके अलग से लिखिएगा, है ना, बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक। अब चलें आगे। अब चलते हैं इससे आगे कि 50 से आगे कौन कौन सी मिलेंगी, है ना। तो 50 से जब आगे जाएंगे तो एक मिलेगी 53 और एक मिलेगी 59। मतलब 50 से 60 में कितनी अभाज्य संख्या है? 2, ठीक। फिर और आगे चलेंगे तो मिलेगी कौन सी? 61 और 67, 61 और 67, ठीक। ये कौन सी है? 50 से 60 में, और ये 60 से 70 में। और 70 से 80 में मिलेंगी 71, 73 और 79, 71, 73 और 79। तो ये 70 से 80 के बीच में। देखिए ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं कि 80 से 90 के बीच में अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि हर रो में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं मौजूद हैं। केवल संख्या याद कर लेना कि 1 से 50 में 15 काम नहीं चलेगा। अब वो आपसे कह देगा, बहुत बार रिपीट हुआ है अभाज्य संख्या में क्वेश्चन कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। ऐसे सवाल बार बार रिपीट होकर एग्जाम में आए हैं। तो आपको जब अगर कह देगा प्रथम 12 अभाज्य संख्या का औसत बताइए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसका मतलब 37 तक की संख्याओं का औसत पूछ रहे हैं। ये संख्याएं आपको आनी भी चाहिए, कौन कौन सी संख्याएं, है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा कि केवल देख लिए कि हाँ यहां से यहां तक 15 है, आगे चल के फिर गिन लिए 10 निकलेंगी, टोटल 25 होती है। ऐसे काम नहीं चलेगा, संख्याएं आपको आनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर सीधे सीधे सवाल पूछेगा कि 70 से 90 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। अब 70 से 90 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आती हैं ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो सवाल आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस चीज को हम यार रट के रखेंगे। इसके आगे चलेंगे तो कौन मिलेगा 80 से 90 के बीच में? 83 आएगा और 89, 89, ठीक हो गया 90 तक। अब एक बची केवल हमारे पास कौन सी? 100 तक। तो 100 में केवल एक ही आती है 97। तो हमने जब आगे गिना तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हमें पता चला कि 51 से लेकर के 100 तक में टोटल कितनी मिली? 10, ठीक। बाकी बीच में कहीं भी पूछा जाए, अगर आपसे पूछ रहे कि 40 से 70 के बीच में कितनी है, तो 40 के बाद कौन कौन सी मिलेंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्या, ठीक। कहीं से भी पूछ सकता है। बस एक जनरल हम आपको बता दे रहे हैं कि 1 से 50 की बात करेगा तो 15 मिलती हैं, और 50 के बाद 100 तक की बात करेगा तो 10 मिलेगी। अगर इसी चीज को हम ऐसे लिख दें कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, तो टोटल मिलाकर कितनी अभाज्य संख्याएं मिली हैं आपको? 25 अभाज्य संख्याएं मिली हैं। तो 1 से 100 तक जब आप जाएंगे टोटल 25 मिलेगी। 1 से 50 तक आएंगे तो 15 होंगी, और 50 से आगे जाएंगे तो 10 और मिलती हैं। तो टोटल मिलाकर कितनी मिल जाती हैं? चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। कर लेंगे। अब देखिए इसी में और आगे चलते हैं। आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे
छोटी अभाज्य संख्या। ठीक, एक बार इसी को लिख के आया, सबसे छोटी, टेट के पेपर में लिख के आया था सबसे छोटी ऋणेतर अभाज्य संख्या, है ना। वो केवल फंसाना चाहता है आपको भाषा बदल के, और उनका कोई मतलब नहीं है। चाहे सबसे छोटी पूछे, चाहे ऐसे पूछे कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। देखिए एक ही क्वेश्चन है, तीन तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तब भी इसका उत्तर कितना आने वाला है, 2 ही आएगा। सबसे छोटी ऋणेतर अभाज्य संख्या, तब भी मान कितना है, 2 ही है। और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, तब भी इसका मान कितना है, केवल एक ही सम संख्या ऐसी है जो क्या होती है, अभाज्य होती है। इस 2 के अलावा दूसरी कोई ऐसी सम संख्या आपको मिलने वाली नहीं आगे चल करके कि जो अभाज्य हो। ठीक, एकमात्र अभाज्य सम संख्या कौन सी है, 2। इसके आगे जितनी भी संख्याएं आप लिखेंगे वो सारी संख्याएं कैसी होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। ठीक, सारी संख्याएं कैसी होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। ठीक, अब देखो यहां से एक सवाल बन सकता है, क्वेश्चन एक कैसे बन सकता है, आपको 3 ऑप्शन दे देगा, आपसे कहेगा कि विषम संख्याओं के बारे में अभाज्य संख्याओं के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। पहले लिख देगा कि सभी अभाज्य संख्याएं सम होती हैं। फिर लिख देगा सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। ठीक, इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, सभी अभाज्य संख्याएं ना तो सम होती हैं, सभी अभाज्य संख्याएं ना तो विषम होती हैं। अगर इस तरह सेंटेंस लिखा है तो दोनों गलत हैं। अगर ऐसे लिखा जाए कि 2 को छोड़कर तो सारी संख्याएं कैसी मिल जाएंगी, विषम। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है वो है 2। अगर उस 2 को हटा दिया जाए, इसके अलावा जितनी अभाज्य संख्याएं आपको मिलती हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। ठीक, तो अगर सीधे कह दिया जाए कि अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं तब तो बात गलत हो गई, क्योंकि 1 2 भी शामिल है जो कि सम है ना। तो 2 को हटाने के बाद जो बचती हैं वो सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। ठीक, एक बार पीछे करके रिपीट कर लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होंगी जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से नहीं कटेंगी। अभाज्य संख्याओं के बीच में हमेशा 2 ही गुणनखंड पाए जाते हैं। कोई भी अभाज्य संख्या लिखेंगे उसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, इसके अलावा और अतिरिक्त गुणनखंड संभव नहीं है। अगर इससे ज्यादा गुणनखंड हो जाएंगे तो वो संख्या अभाज्य नहीं रह जाएगी। ठीक, HCF मान इनका सदैव 1 निकल के आता है और अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। ठीक, और हमने 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं आपको लिख के दिखा दी हैं। 1 से 50 में 15 होती हैं और 50 से 100 में 10 होती हैं। टोटल 1 से 100 तक की बात करें तो कितनी मिल जाती हैं आपको, 25 अभाज्य संख्याएं मिल जाती हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं भाज्य संख्याओं पे। ठीक, इसको एकदम नोट करके रखिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे ऋणेतर अभाज्य संख्या, ये टेट के पेपर में ऐसे लिख के आया था पिछली बार। सबसे छोटी ऋणेतर अभाज्य संख्या, कोई मतलब नहीं उसका, 2 ही है, वो केवल भ्रमित कर रहा है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, तब भी उत्तर कितना आएगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ठीक। अब देखिए पीछे लौटिए इस पे, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी थी, तो सबसे छोटी सम अभाज्य कहे या सीधे लिख दे सबसे छोटी सम संख्या, दोनों का मतलब एक ही है कि उत्तर कितना है, 2। अगर आपसे कह दे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या जो विषम होती है वो कौन है, 3। कर सकता है एग्जामिनर ऐसे कि अगले एग्जाम में आपसे कह दे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, आप तो बस रटे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, विषम सम से कोई मतलब नहीं, धड़ाम से मारे क्वेश्चन आंसर गलत। ठीक, ऐसा नहीं करना है, पढ़ के देखना है उसको सवाल में कि उसने सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछी या विषम। विषम कह देगा तो सबसे छोटी कौन सी निकल के आएगी, 3 निकल के आएगी। अगर सम कह देगा तो 2। अगर सम विषम कुछ नहीं कहेगा तो फिर पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है,
2 होती है। ठीक, कंफर्म हो गए? अब चलते हैं आगे। अब आते हैं भाज्य संख्या। कौन सा था? सॉरी 6 हो गए ना, 7वें पे आते हैं भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर। ठीक, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भी कट जाए। जैसे हमने कहा 2, तो 2 केवल 1 से कटता है और 2 से कटता है। हमने कहा 3, तो 3 केवल 1 से कटता है और 3 से कटता है। लेकिन जैसे ही हमने कहा 4, तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि 1 और 4 के अतिरिक्त इसके पास एक और गुणनखंड मौजूद है ना। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से कट जाती हैं, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती है ना। तो चाहिए तो लिख लीजिएगा कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कट जाती हैं या भाज्य हो जाती हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है कि भाज्य संख्याएं कौन सी होंगी। तो जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये सारी संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्याएं, क्योंकि इनके पास एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी गुणनखंड है। जैसे 4 के पास 1 और 4 के अतिरिक्त देखिए एक गुणनखंड और मौजूद है, किससे कट जाएगी? 2 से। 6 के पास आएंगे तो 1 और 6 के अलावा देखो कौन कौन से, 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। 8 के पास आएंगे तो 1 और 8 के अतिरिक्त ये 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो जिन संख्याओं के पास एक और स्वयं के अतिरिक्त भी गुणनखंड होते हैं, या जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाती हैं, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। और प्रथम भाज्य संख्या या सबसे छोटी भाज्य संख्या, ऐसे आपसे पूछ सकता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी निकल के आई? 4। अब देखिए एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है आपको। 1 2 3 4 ऐसे हमने कहा 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक, अभाज्य संख्या। 3 जो है अभाज्य कहें या सम कहें, दोनों कंडीशन में यही आएगा। और ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। और 4 जो है ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके पास 1 और 4 के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड भी मौजूद है। लेकिन जो बेचारा 1 है ये किसी का साथ नहीं कर पाया। मतलब 1 ना तो भाज्य संख्या के अंतर्गत आता है और ना ही अभाज्य संख्या के। ध्यान रखिएगा, ये विषम संख्या तो है 1, लेकिन भाज्य और अभाज्य की शर्तों को पूरा नहीं करता है। क्योंकि अगर 1 की बात करें तो इसके पास केवल एक ही गुणनखंड होता है, और अगर अभाज्य की बात करें तो 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। अरे सॉरी, भाज्य की बात करें तो 2 से ज्यादा और अभाज्य की बात करें तो 2 गुणनखंड। इसलिए 1 2 में से किसी के पास नहीं रह पाता, ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक, ध्यान रखेंगे। 1 ना तो भाज्य संख्या में आता है ना अभाज्य संख्या में आता है। 1 केवल विषम संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, 1 क्या है? विषम संख्या है। सम और विषम में तो 1 आता है, लेकिन भाज्य और अभाज्य में 1 नहीं आता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चले आगे। भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी निकल के आई है? 4। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कहीं ना कहीं एग्जाम में जल्दी ही। चले आगे। अब एक और देख लेते हैं, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या ठीक, सहअभाज्य संख्या। देखिए थोड़ा सा राइटिंग बहुत खराब है हमारी।
सहअभाज्य संख्याएं। ठीक, तो सहअभाज्य संख्याएं किनको कहा जाता है? को प्राइम नंबर्स। ठीक, ऐसी संख्याओं का युग्म। ठीक, सहअभाज्य का मतलब है ये कि एक दूसरे के सह साथ में, जैसे हम लिख दें, हमने एक संख्या लिखी 4 और एक संख्या लिखी 7। ठीक, हमने एक संख्या लिखी 4 और हमने दूसरी संख्या लिखी 8। दो पेयर हैं हमारे पास, ध्यान से समझिएगा, देखिए। ठीक, तो सहअभाज्य संख्याएं उन संख्या युग्मों को कहा जाता है जिनके बीच में एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड कॉमन ना हो। जैसे अगर हम 7 के गुणनखंड करें तो क्या मिलेगा हमको? 1, 2 और 4। सॉरी, 4 के 7 के गुणनखंड करेंगे तो कौन मिलेगा? 1 और 7, है ना। ऐसे यहां पर 4 के गुणनखंड करें तो 1, 2 और 4, और यहां पर 8 के गुणनखंड करें तो 1, 2, 4 और 8। ध्यान समझिएगा हमारे कहने का मतलब क्या है। अब अगर हम आपसे कहें कि बताइए कि इन दोनों के गुणनखंड में कौन सा गुणनखंड कॉमन है, तो आप कहेंगे 1। और अगर हम ये कहें कि इन दोनों के गुणनखंडों में कौन सा गुणनखंड कॉमन है, तो आप कहेंगे 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। ठीक, तो हम यही चीज बताना चाह रहे हैं कि दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन गुणनखंड के तौर पर ना मिलता हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अब सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन गुणनखंड के तौर पे ना मिलता हो, या हम कहें कि इन संख्याओं को अगर हम किसी संख्या से डिवाइड करें तो ये संख्याएं किसी कॉमन संख्या से ना कट रही हो, एक के अतिरिक्त। एक से तो हर संख्या कट जाती है, एक के अतिरिक्त किसी कॉमन संख्या से ना कटे तो वो संख्या युग्म क्या कहलाता है? सहअभाज्य संख्या युग्म होता है। ठीक, जैसे हम 4 और 7 को डिवाइड करें तो एक से तो कट जाएगा क्योंकि एक सबका कॉमन गुणनखंड है, लेकिन ये किसी और संख्या से नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम इसको काटना चाहें, इसको, तो देखिए ये कट जाएगा। 2 से कट के, सॉरी 4 से कट करके ये 1 आ जाएगा, और ये 4 से कट करके आ गया 2। तो ये एक ही कॉमन संख्या से दोनों संख्याएं कट गई। इसका मतलब ये संख्या युग्म कभी भी सहअभाज्य संख्या का नहीं हो सकता है। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका केवल एक ही गुणनखंड कॉमन हो, और वो क्या हो? 1 हो। ठीक, ऐसा नहीं सोचेंगे कि 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 4 भाज्य संख्या में। इससे मतलब नहीं है कि वो संख्या भाज्य है कि अभाज्य है, लेकिन अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, जैसे हम कहें कि 9 तो भाज्य संख्या है और 9 के साथ हमने 11 ले लिया, क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है? दोनों संख्याएं किसी कॉमन संख्या से नहीं कटेंगी। इसका मतलब 9 और 11 का जो युग्म है वो कैसा युग्म है? भाज्य संख्याओं का युग्म, सहअभाज्य संख्याओं का। ठीक, जैसे हम 9 और 8 लिखे, ना तो 9 अभाज्य है और ना ही 8 अभाज्य है। 9 भी भाज्य संख्या है, 8 भी भाज्य संख्या है, लेकिन इस दोनों युग्म में कोई संख्या ऐसी कॉमन नहीं है जिससे ये दोनों कट जाएं। इसका मतलब है कि ये संख्या युग्म सहअभाज्य संख्याओं का है। सहअभाज्य होने के लिए अभाज्य संख्या जरूरी नहीं है, बस उन दोनों संख्याओं को किसी कॉमन संख्या से कटना नहीं चाहिए। जैसे हम एक पेयर बनाए, यहां लिख दें 9, यहां लिख दें 15, क्या ये सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 से कट रही हैं दोनों, है ना। अगर ये संख्याएं कट जाएंगी किसी कॉमन संख्या से तो ये सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं हो सकता है। तो सहअभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहा जाता है जिनमें एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन गुणनखंड के तौर पे ना मिलता हो, मतलब वो एक से तो कटे दोनों संख्याएं, किसी और संख्या से ना कटे। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी कुछ और संख्याएं बची हुई हैं, जैसे परिमेय, अपरिमेय, है ना। ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार 2 बार आराम से एकदम देखिएगा। जिन लोगों को ये समस्याएं हैं कि छोटी छोटी चीजें नहीं पता है, बहुत आराम से बैठ के 1 बार 2 बार वीडियो को रिपीट करिएगा। कोशिश करिएगा कि लिख लीजिए इन चीजों को, है ना। जब आप लिखते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाता है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सुरक्षित रहिए, मास्क लगाते रहिए, ओमिक्रॉन से बच कर रहिए। ठीक, ओके, थैंक यू।